तमाम ही देखने वालों को सलाम, आदाब। मैं हूँ अताउर रहमान खान। आप देख रहे हैं एनटीवी पर ये एक बिल्कुल ही नई सीरीज़ बातचीत के नाम से, और आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज की गुफ्तगू शुनीद होगी, वो शमील शम्स हैं। आज की जो उनका तारुफ मैं करवाता हूँ, लेकिन जो आज का सिलसिला है, जो वीडियो बहुत ख़ास इसलिए भी है कि जो हमारे दोस्त आज से शरीक हैं गुफ्तगू में, वो सरहद पार से हैं, बल्कि कहना चाहिए कि 7 समंदर पार से हैं, जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शमील भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा आदाब, पुरखुलूस सलाम। आदाब और मुझको दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बड़ी मेहरबानी है आपकी कि मैंने आपसे कहा और आपने दावत कबूल की। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका। आप सहाफ़ी हैं और ड्यूचे वेले से डीडब्ल्यू न्यूज़ से आपकी वाबस्तगी है। आपका ताल्लुक लेकिन इस वक़्त आप जर्मनी में ही रिहाइश पज़ीर हैं, बॉन में रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि लॉकडाउन कैसा गुज़र रहा है आपका? देखिए, हम थोड़ा खुशकिस्मत इसलिए हैं हाँ। सहाफ़ी होने जी, के नाते कि हम बहुत सारा काम, क्योंकि मैं एडिटर हूँ और जी, अंग्रेज़ी के मज़ामीन एडिट करता हूँ और लिखता भी हूँ, जी, तो उसका एक फ़ायदा तो ये है कि बहुत सारा काम घर से बैठ के हो जाता है। फ़ील्ड बिल्कुल। रिपोर्टिंग थोड़ी कम हो गई है, जो कि हुँ, मैं करता हूँ अक्सर। जी, लेकिन ये जानकर दुःख ज़रूर होता है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके लिए बाहर निकलना ज़रूरी है जी। और जिनका रोजगार जो है वो वो बिल्कुल मोबिलिटी से जुड़ा हुआ है, जी। तो उनके लिए बहुत सी मुश्किलात इस कोरोना वायरस के बिल्कुल थम गए हैं, क्राइसिस में पूरा पेश आती हैं। सैयारा थम चुका है। और ये बात कि वाक़ई में ये बेहद सहाफ़ी हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए, बल्कि सहाफ़ी नहीं, बल्कि वो तमाम लोग जो घर से बैठे हुए जिनका काम चल रहा है और जो रोज़गार है वो जारी है। वहाँ पे वैसे यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत पेचीदा है और मज़ीद अब तंग होती जा रही है। अभी पिछले कोई 48 घंटों में करीब कोई 100 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं पाकिस्तान में। जर्मनी में इस हवाले से क्या सूरत-ए-हाल है? क्या मामलात हैं? जर्मनी में हालात कदरे बेहतर हैं अब, पहले खराब थे, लेकिन अगर आप फ्रांस और बेल्जियम और हुँ, दूसरे यूरोपीय ममालिक के जी, साथ उसका मुकाबला करें तो हुँ, जर्मनी ने इस क्राइसिस को बेहतर डील किया जी। और अब एक्टिव केसेस काफी कम हो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी एक खतरा सेकेंड वेव बाकी है, का है जो कि बिल्कुल। आ सकती है, क्योंकि जब जी, आप लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस को ईज करते हैं हुँ, और मोबिलिटी बढ़ती है और ट्रैवलिंग शुरू होगी, हुँ, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स को ये खदशा है कि कोई सेकेंड वेव भी आ सकती है। खुदा ना करे कि आए, हुँ। लेकिन जी, बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत अब यहाँ बेहतर अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है। जी। अच्छा, शमील साहब का जो ताल्लुक है वो बुनियादी तौर पे सिंध से और फिर वो कराची आए। बल्कि जुमला कहना गलत है, कहना चाहिए कि वो सिंध के दूसरे शहर में थे और फिर सिंध के एक और शहर कराची में आ गए और कराची में फिर जामिया कराची से आपने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा, एमए इंग्लिश लिटरेचर में चलो समझ में आता है, एक आपका रुझान है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में सॉरी आपने बैचलर्स किया और उसके बाद सहाफ़त में आ जाना, ये कहाँ से जोड़ बनता है ये? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं अपने आप को एक लिखने वाला हुँ, शख्स समझता हूँ, जो मैं लिखने का शौक था बचपन से। जी, जब मैं छोटा था तब भी कहानियां लिखता था जी, और किताबें बहुत पढ़ता था, तो मैं फिक्शन बहुत हुँ, पढ़ता था हर तरह का, बचपन अच्छा, में भी। और मेरी ख्वाहिश थी एक राइटर बनने की, जो जी, कि अभी तक उस तरह से पूरी नहीं हुई है। हुँ, लेकिन ये कि काम अभी जो मैंने मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में, जी, वो इसीलिए कि मैं चाहता था, मैं अदब पढ़ना चाहता था। जी, अच्छा, जब मैं अंग्रेजी अदब में मास्टर्स कर रहा था तब मैं उर्दू सही, लिटरेचर भी साथ साथ पढ़ता था, अच्छा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स अगर अपना लिटरेचर, अपना हुँ, अदब अपनी जबान का नहीं पढ़ेगा, अपनी सकाफत से करीब नहीं होगा, जी, तो बिल्कुल दुरुस्त, वो सही आप कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त गालिब बात है। गालिब 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 की अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप शेक्सपियर की अंडरस्टैंडिंग जो है हाँ, वो यार बेहतर नहीं कर। ये तो हासिल जुमला आपने बिल्कुल। इब्तिदा में ही कह दिया कि गालिब को समझे बगैर आप शेक्सपियर तक पहुँच नहीं सकते। क्या ज़बरदस्त जुमला नहीं, है। वो मुमकिन नहीं, हाँ, सही मुमकिन कह रहे नहीं हैं है आप। हाँ, किसी भी रशियन के हाँ, लिए। जी, ये मुमकिन नहीं है कि वो टॉल्स्टॉय को ना समझ पाया हो और वो हुँ। जो है वो जॉन मिल्टन को समझ रहा अच्छा हो। ये अच्छा, ये मुमकिन नहीं है होगा, ये आपको अपनी सकाफत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि आप लिटरेचर से आपका ताल्लुक है। अगर आप लिटरेचर जो बुनियादी जो सरफेस है ना वो एक है। यानी कि अगर आप प्रेमचंद्र को उर्दू में पढ़ रहे हैं और मैक्सिम गोर्की की मदर पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कनेक्शन नज़र आएगा आपको।
चीज है कि उसका जाहिर है कि जबान का फर्क है, रशियन और उर्दू, अंग्रेजी और फारसी वगैरह वगैरह का, लेकिन जो क्रस्ट है, जो सरफेस है, वो एक ही चीज है कि लोगों तक अपनी बात मुंतकिल करना और लोगों को तहजीब से करीब लेके आना। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, 96 में आपने जामिया कराची से मुंसलिक हुए और 99 में आपने मास्टर्स वगैरह करके कंप्लीट करके फिर आप एक बड़े इदारे से वाबस्ता हुए सब एडिटर के तौर पर, डी न्यूज़ से, और वहाँ से आपने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया। तो अब ज़ाहिर है कि एक जो बच्चा जो जिसने लिटरेचर पढ़ा है और सारा काम उसका वो है, अब एकदम से वो एक फ़ील्ड में आ गया और ज़ाहिर है कि जियो नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है मुल्क का, पाकिस्तान का, और उसमें आके सहाफ़ती माहौल में कुछ घुटन तो होती होगी या कोई परेशानी, या फिर बहुत जल्दी आपने जज़्ब कर लिया सारे मामले को? देखिए, पहली मेरी जो नौकरी थी मास्टर्स करने के बाद, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता था अच्छा, एक सही। जगह, ओ लेवल्स, डीएचए का एक फेज 8 में कराची में स्कूल है, जी, 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 जी। ओएनए लेवल्स। जी, 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 मेरी पहली बिल्कुल, नौकरी ये थी कि मैं वहाँ पे 9th ग्रेड 10th ग्रेड को मैकबेथ और ओथेलो सही। और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी अंग्रेजी अदब पढ़ने की, पढ़ाने की, लिखने की। हाँ। मैं सहाफत नहीं करना चाहता था, अच्छा। लेकिन मुझे ये मैं नहीं करना चाहता था और शायद अभी भी नहीं करना चाहता। ओह हो! तो मेरा जो पहला इश्क है वो अदब से है बिल्कुल। और रिटन वर्ड से है, लेकिन मुझे ये नजर आया कि हुँ, मुझे अगर अपना कैनवस वसी करना है हुँ। और यूनिवर्सल करना है तो मुझे इस लाइन में आना पड़ेगा। मैं लिखना चाहता था तो मेरे लिए अखबार द न्यूज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म जी, लिखने के लिए। तो मैं वहाँ सब एडिटिंग भी करता था, लेकिन मैं जी। उससे ज़्यादा वहाँ लिखता था मुख्तलिफ अच्छा। मैगजीन्स के लिए। तो हुँ, लिखने का जो मुझे शौक था वो मेरा वहाँ पूरा होना शुरू हुआ। ना हुँ। सिर्फ बल्कि मेरी ट्रेनिंग होना जी। शुरू हुई कि किस तरह से लिखना चाहिए, किस हुँ, तरह से इज़हार करना चाहिए, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। वो हुँ। सब फिर प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में आके फील्ड रिपोर्टिंग क्या होती है। तो ये सब मैंने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म वहाँ आके सीखा। लेकिन करीब तरीन जो है वो अगर आप लिटरेचर के हुँ, स्टूडेंट हैं तो करीब तरीन आपको जो जरिया मुआश नजर आता है जी। हमारे जैसे मुल्क में, हुँ, वो है आपका सहाफत। तो बिल्कुल, इसीलिए सही कह रहे हैं आप। ज्यादातर लोग जो फलसफा पढ़ के आते हैं या आपका साइकोलॉजी में मास्टर्स करके आते हैं या हुँ, उर्दू या इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करके आते हैं, वो आपको नजर आते हैं मास कम्युनिकेशन के जी, अलावा, क्योंकि एक फील्ड बिल्कुल। प्रॉपर जर्नलिज्म की हम है, वो आ बल्कि जाते हैं इंटरनेशनल सहाफत। रिलेशंस भी उसकी भी फील्ड्स रहेंगी, वो भी बेचारे सहाफ़त ही कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी बिल्कुल, क्या ये लेकिन कौन। अदब में होने का, एक अदब के तालिब इल्म के तो होने का फायदा ये है कि आपको बाकी डिसिप्लिन को जानना जरूरी है, हुँ, क्योंकि अदब तो वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट करता। उसके लिए जी, आप थोड़ा फलसफा भी जानना चाहिए, नफ्सियात भी, सही। आप साइकोलॉजी भी पढ़ी हो, मुख्तलिफ जो इंटर डिसिप्लिनरी आपके जो मामलात हैं वो उस पर हुँ, आपकी नजर होनी चाहिए। तो सहाफत में ये सारी चीजें काम आती हैं। हुँ, सियासत में तो सर हम थे ही यूनिवर्सिटी के जमाने में, जी, तो हम थोड़ी लेफ्ट की पॉलिटिक्स भी करते थे, हमारे हाँ। ग्रुप्स थे, तो हम हाँ, वो तो सारा काम करते थे, तो हम सियासत उसका दिलचस्प। मैं चाहूँगा कि उसको मुतालिक कुछ बताएँ आप, क्योंकि जिस दौर में आपने जामिया से मुतालिक थे वो 90s का दौर है, और वो तो बड़ी मुतहर्रिक होती थी, ज़ाहिर है एपीएमएसओ हो या फिर जेआई हो या फिर लेफ्ट की दीगर जमातें हैं, ग्रुप्स हैं, यहाँ से नारे लगते थे कि एशिया सब्ज़ है, वहाँ से एशिया सुर्ख़ के नारे लगते थे। उस दौरान में जब एक, क्योंकि जामिया के अंदर एक अलग माहौल होता है, लेकिन जामिया से बाहर आपकी वो सतही और वो वाली पॉलिटिक्स नहीं होती है। अब वो वाली पॉलिटिक्स अब तो ख़ैर बंद हो गई, अब तलबा तंज़ीमों पे ही पाबंदियाँ हो गई हैं। लेकिन उस तरीके को उस दौर को आपने कैसे महसूस किया, और उस दौर का किरदार आपकी तामीर में कैसे रहा? देखिए, मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं था। हम जी, चूंकि नज़रिए से था। मार्क्सिज्म पढ़ रहे थे, हुँ, और अभी भी मैं समझता हूँ कि सियासत को, हुँ, इकोनॉमी को, समाज कैसे काम करता है, हुँ, मईशत कैसे काम करती है, जी, निज़ाम किस तरह चलता है, इसको अगर आप इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आपको ज़ाहिर है कि जी, मार्क्स सही बात है। लिटरेचर जो कि उसके बाद भी और हुँ, मार्क्स से पहले भी लोगों ने इस पे बहुत काम किया है, तो वो सब जी, चीज़ें आपको पढ़ना होती हैं। तो हमारा एक ग्रुप बिल्कुल, था, हमने बनाया था, जिसमें हम सेमिनार्स मुनक्किद करते थे, जिसमें हम सही। स्टडी सर्कल्स ऑर्गेनाइज करते थे, और हमारे अच्छा, जो दोस्त थे और जानने वाले थे वो तमाम, उनका हुँ, जमातों से ताल्लुक था, हुँ, और वो एमएसओ में भी होते थे। जी, वो आपके
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनका ताल्लुक था। जो केसर फैसल वगैरह से भी। सब्जवारी साहब हैं, जी बहुत ही जी। मशहूर हाँ हमारे फैसल भाई। सियासतदान जी कराची जी में, ये जी मेरे जी। जमाने में ही थे अच्छा जी जी जी। कराची यूनिवर्सिटी में, और APMS हमारी में। अच्छी दोस्ती थी, बातचीत थी, जी। और हम तबादला ख्याल करते थे सभी जी जी। लोगों से। तो लेकिन वो माहौल 96 का कुछ ऐसा था कि लेफ्ट पॉलिटिक्स के लिए इतना साजगार नहीं था, बिल्कुल जी। इसलिए कि सोवियत यूनियन टूट चुका हाँ था। उसके बाद लेफ्ट के बहुत सारे लोग या तो एनजीओज में चले गए थे, बिल्कुल। या वो लिबरल इकोनॉमी ने उनको अपने अंदर समेट लिया था। तो आप जब लेफ्ट की बात करते थे 96 में, तो वो उस तरह से नहीं ली जाती थी जो मेरे ख्याल में 86 या 76 में, अगर आप कहते कि मैं लेफ्ट की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। तो लेकिन हमारा काम ज्यादातर इल्मी था, हम लेकिन जो इल्मी काम हालात है कर वो रहे थे, बतदरीज और वो उसके साथ बदतर साथ होते चले गए सेक्रेटरी। जी। लेकिन जो हालात है लेफ्ट पॉलिटिक्स वो बतदरीज बहुत ही एक कंजेस्टेड कर दिया गया, एक बहुत घुटन सा समा हो गया। आज तो आप बात ही नहीं कर सकते लेफ्ट की या हमारी जो मेन पॉलिटिक्स है वहाँ पे। तो यहाँ तक कि सर ने आप सिर्फ जामिया की बात कर ले, वहाँ पर भी बहुत 2-4 लोगों की ग्रुप्स होंगे, वो भी शायद मंजर में नहीं है। लेकिन शम्स भाई जो सबसे अच्छी बात थी, जैसे कि आपने भी इजहार किया उसका, कि जमात इस्लामी और लेफ्ट जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम है, जमीयत की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद बैठ के स्टडी सर्कल्स हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, मुबाहिसे हो रहे हैं। अब वो कल्चर खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान में। अब जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो तो अब सिफर हो चुकी है, और बात करने का जो सिलसिला था, वैसे भी हमारे प्रोग्राम का नाम भी बातचीत है, वो इसीलिए रखा गया है ताकि दोबारा ये सिलसिला शुरू किया जाए। लेकिन वो अब रुक सा गया, थम सा गया। क्या समझते हैं कि एक थिंकर, देखिए अब साहब, फेसबुक पे करते हैं लोग। हाँ फेसबुक पे, लेकिन जो एक थिंकर जो की तामीर होती है, एक सहाफी, एक लिखारी, ये सारे सबसे पहले एक थिंकर होता है। एक थिंकर क्या ऐसे माहौल में पैदा हो सकता है कि जहाँ पे बात करते हुए वो झिझक महसूस करे, वो ये सोचे कि यार ये अगर मैंने पोस्ट कर दिया तो कहीं मुझे कहीं से कोई कॉल वॉल ना आ जाए, कोई अजीब अजीब नंबर से, उल्टे सीधे जो होते हैं जो समझ में भी नहीं आते। क्या ऐसा माहौल बना दिया गया है? तो ऐसे माहौल से बाहर कैसे निकला जाएगा? क्योंकि थिंकर अगर पैदा नहीं हुआ तो फिर मुल्क थम जाएगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें जिस तरह की इकोनॉमी है और आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है आपका, उसमें आपको थिंकर्स तो पैदा करने नहीं है, आपको कंज्यूमर्स पैदा करने हैं। हाँ, तो जब सही बात आपको है। एक इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर पैदा करना चाहती है, तो वो सिर्फ कंज्यूमर ही पैदा करती है। तो आपके 50s में, 60s में, 70s में पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ऐसा था कि फिर एजुकेशन में आप इनडिसिप्लिन में फंडिंग कम होना शुरू हो गई। तो आप कौन फिलोसफी डिपार्टमेंट में या लिटरेचर में जाके पढ़ेगा? अब तो कराची यूनिवर्सिटी में लोग एडमिशन नहीं लेते, इसलिए कि एजुकेशन जो है वो प्राइवेटाइज हो चुकी है। अब लोग MBA करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। तो अब हमारा रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, क्योंकि हम खरीदार हैं बेसिकली। हम क्रिएट नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि हमारी तरबियत जो है वो तालीमी इदारों में कुछ सोचने की, सवाल करने की, कुछ चैलेंज करने की, कुछ क्रिएट करने की नहीं रही। हम कंज्यूम कर सकते हैं चीजें जो बाहर से आ रही हैं। तो सारा आपका जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का और एजुकेशन का, वो इकोनॉमिक नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। हम साउथ से नॉर्थ की तरफ देने की कुछ एहलियत में है नहीं। इंडिया में शायद बेहतर है सूरत हाल, साउथ एशिया में, लेकिन पाकिस्तान के हालात तो बहुत बुरे हैं, और इसकी जिम्मेदारी तालीमी निजाम जाहिर है कि ये तो पहली खेप होती है, यही तो पहली दर्जगाह होती है तालीमी इदारे, वहां से फिर आगे पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं, चैनल्स में भी जा रहे हैं, जगह जगह। मुझे आपकी गुफ्तगू से एक बहुत बड़ी अदीबा है डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा, तो उनसे एक दफा गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक जुमला दिया था, और वो जुमला मेरे पास एक पल्लू है जिसमें मैं हर कीमती जुमला बांध देता हूँ, तो वो मैंने उसमें बांध दिया। वो जुमला ये था कि अब दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। ये पहली बात थी कि सहाफी है, लिखारी है और ये वो। अब सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर, और इसके दरमियान जो आधा वो पिस जाता है। या तो आप एक ग्रोह के हो जाएं या ये यहाँ के हो जाएं, बीच में अगर हैं तो आपको या तो पिस जाएंगे आप, या फिर आपके दाम लगा दिए जाएंगे। लेकिन शमील भाई फिर आप 1 साल रहे डी न्यूज से वापस, 2002 में आपने ज्वाइन किया, 2003 में तक रहे, और फिर आप NGOs की तरफ चले गए और वहां पे काम करना शुरू कर दिया। तो सहाफत से मजा नहीं आया या क्या मामला था, या फिर आपका रुझान बदल गया उस दौरान? नहीं, मैं बेसिकली कम्युनिकेशन में ही रहा। जब मैं डेवलपमेंट सेक्टर में गया इस्लामाबाद में, तो भी मैं मीडिया के लिए ही काम करता था उनके। तो मेरा काम कम्युनिकेशन,
से मैं आप ये समझ लीजिए कि 2002 से लेके अब 2020 18 साल से मैं कम्युनिकेशंस का काम ही कर रहा हूँ. अच्छा. आप वो मास कम्युनिकेशन भी हो सकती है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी है, तो मैं वहां पे भी मैंने ये काम किया है. दूसरे मैं वहां पे भी लिखता रहा, मैं डॉन के लिए बहुत तवातुर से उस जमाने में लिखता रहा. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरा जो पहली मोहब्बत है मेरी वो रिटन वर्ड से है. मैं लिखना चाहता हूँ. अगर आप मुझे रात को सुबह 4 बजे उठा के आप मुझसे कहेंगे कि आपको कोई स्टोरी फाइल करनी है, तो मैं बहुत शौक से उसको पढ़ूंगा और अपना कॉफी का एक कप तैयार करूंगा और लिखना शुरू कर दूंगा. मुझे आप 24 घंटे में कोई भी आप टाइम दें लिखने के लिए, मैं लिखने बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा शौक है, पैशन है. तो मैं जब वहां गया तो भी मैं उसी तरह का काम कर रहा था. लेकिन बात यह है कि मीडिया जो है वो उस वक्त डेवलप होना शुरू हुआ था. आप बाद में आए, लेकिन जब वो परवेज मुशर्रफ साहब का शुरू का दौर था, उस वक्त प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई 2000 के बाद हुआ उस तरह से. तो वो जब उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था, और उस वक्त जो ये सारी आप जो ये देखते हैं कितना ये क्या है मामला, तो ये उस जमाने की बात है. और उसके बाद जो है वो मैं आ गया था जर्मनी, और उसके बाद लंदन पढ़ने के लिए चला गया था मैं, सेकंड मास्टर्स करने अपने कम्युनिकेशंस में, मीडिया कम्युनिकेशन में आपने किया था लंदन स्कूल ऑफ. एक तवील सफर है, मतलब जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस में आप चले गए, और वहां से फिर आपने कम्युनिकेशन में मास्टर्स के लिए गए. तो अब्रॉड चल जाना, जामिया का बिल्कुल एक अलग कल्चर है. जामिया यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आप कंपैरिजन करें तो वो एक अलग नौइयत का है. वहां से फिर इंटरनेशनल स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना, तो वो सफर कैसा रहा, उसको आपने किस तरीके से टैकल किया? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि जो कुछ मैंने जामिया कराची में सीखा वो मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं सीखा. अच्छा, इसकी क्या वजह होगी? और मैंने कई गुना ज्यादा मेरी तरबियत जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में हुई. मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन इसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह यह है कि जिस तरह का आप, एक तो वहाँ वक्त आपका ज्यादा गुजरता है, दूसरा जिस तरह का एक्सपोजर आपको मुख्तलिफ तबकात के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, अगर आप इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अगर आप और जिस तरह की आपकी तरबियत होती है मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर, और हमारे जैसे देखें किसी भी, जैसे अगर आपकी जो स्पेनिश कॉलोनीज रही हैं या आपके ऐसे जो कॉलोनाइज माशरे हैं, यहाँ पे जो क्राइसिस है वो उस क्राइसिस में आप बहुत सीखते हैं. लेकिन जो कमी कराची यूनिवर्सिटी में थी, कराची यूनिवर्सिटी में एक जो आपको जो मसला नजर आता है इस तरह के तालीमी इदारों में, आपके पास थियरी और मेथोडोलॉजी की बड़ी कमी होती है. आपका दिमाग आइडियाज तो बहुत सोचता है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन की जो मेथोडोलॉजी है, जो उसके पीछे जो थियरी आनी चाहिए, उसकी असास है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छी तरह से सिखा देते हैं. क्योंकि जब आप पहले दिन जाते हैं तो वो कहते हैं थियरी थियरी थियरी, मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी. अच्छा. तो आपको उस सिस्टम में चीजों को लाने की तरबियत जो है वो इन इदारों में, आपकी कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, LSE है, यहाँ पे आप सीख जाते हैं. तो मेरा ही ख्याल था कि मेरे पास इल्म तो है, किताबें मैंने पढ़ी हैं और मेरे पास आइडियाज बहुत हैं, लेकिन मुझे अगर अपने आप अपनी तहरीर को और अपनी प्रोफेशनल काम को होन करना है, उसके स्किल्स को, तो मुझे वो सिस्टम और मेथोडोलॉजी सीखना जरूरी है, जो कि मैंने LSE से सीखी. लेकिन जाहिर है कि जो बुनियाद थी वो कहीं पीछे से आ रही जी. लेकिन फिर उसके बाद 2007 में आपने DW न्यूज़ को ज्वाइन किया, और पहले आपने उर्दू डेस्क से किया, और फिर आप 2010 में आप इंग्लिश में चले गए. तो वहाँ पे आपने लंदन जाके तालीम हासिल की, और फिर वहाँ से जर्मनी का सफर, ये कैसे रहा आपका? लेकिन मैं 2007 में जो है वो DW की उर्दू सर्विस के साथ मुंसलिक हुआ, और 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया. लेकिन मैंने उस वक्त, मैं जब यहाँ आ गया था, तो मैंने सोचा कि मुझे अगर आगे बढ़ना है, और जिसे कहते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा, क्योंकि आप कुछ चीजें जो हैं वो घसीटते हुए बहुत अरसे तक चला सकते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि फिर आगे नहीं. सही कह रहे हैं. तो मैंने 1.5 साल वहाँ काम करने के बाद ये सोचा कि मुझे, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मुझे मजीद पढ़ना चाहिए जी. और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हर एक को नहीं मिलती है, तो मेरे पास है. तो अब कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, तो मैं उसको बजाय कि गाड़ी खरीदूं कराची में या कोई मकान खरीदूं, तो मैं पैसे से जो है वो अपने आप अपनी तरबियत करता हूँ और पढ़ता हूँ जाके.
تو میں نے جو ہے وہ پھر سوچا 1.5 سال بعد میں پڑھنے چلا گیا. پھر میں جب واپس آیا 2010 کے اینڈ میں 11 میں, تو میں نے DW کی انگلش سروس کو جوائن کیا اور ابھی 10 سال سے وہیں. 10 سال سے. اور اس دوران نہ صرف آپ نے ایڈیٹنگ کے فرائض انجام دیے بلکہ آپ نے فیلڈ رپورٹنگ بھی کی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جو بہت بڑا معاملہ ہوا تھا افغان طالبان کا, تو اس میں آپ نے فیلڈ رپورٹنگ کی اور وہاں سے کوریج کی تھی. تو اب 2 چیزیں یہاں پر نا, ایک تو جیسے آج نیا جو جرنلسٹ ہے یا تو رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا پھر وہ سبنگ کر رہا ہوتا ہے, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ایک صحافی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن تھوڑی سی دشواری بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کیونکہ فیلڈ کا ایک ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے اور ایک بند کمرے میں لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ایک بالکل الگ معاملہ ہے. ان دونوں چیزوں کو, ان دونوں گاڑیوں کو آپ نے ایک ساتھ ڈرائیو کیا یا پھر ایک ہی اپنی ہی گاڑی میں دونوں چیزوں کو سوار کر لیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں نے بہت عرصے ایڈیٹنگ کی ہے اور ابھی بھی میں بنیادی طور پہ ایڈیٹنگ ہی کرتا ہوں, لکھتا ہوں, انالیٹیکل رپورٹس ہوتی, لیکن فیلڈ رپورٹنگ کا لطف جو ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ جب آپ وہاں پہ ہوتے ہیں جس جگہ, جیسے میں پاکستان جب 2018 کے الیکشن کو کور کرنے گیا تھا, تو اگر وہ میں جرمنی سے بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا اور وہ اس میں وہ بات نہیں آتی, کیونکہ جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو میں وہاں رکشے والوں سے ملتا تھا, وہاں پہ میں ہوٹل پہ بھی لوگوں سے ملتا تھا, سیاستدانوں سے بھی ملتا تھا اور دانشوروں سے بھی ملتا تھا. تو وہ جو آپ جو امبائب کر رہے ہوتے ہیں چیزیں, جو آپ اپنے اندر چیزیں ابزارب کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو رنگ نظر آ جاتا ہے. بالکل. تو فیلڈ رپورٹنگ کا تو اس کی کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. صحیح. تو میری لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب لکھوں تو دیکھیں, جب آپ ایک ٹرینڈ رائٹر ہوتے ہیں تو آپ کو, میں نے دا نیوز کے فیشن میگزین کے لیے بھی لکھا ہے. اچھا. میں دا نیوز کے بچوں کے میگزین کے لیے بھی لکھا ہے. تو میں نے شاعری بھی بہت کی ہے. میں فکشن ابھی بھی لکھتا ہوں اور لکھتا ہوں اور اس پہ کام کر رہا ہوں, جو کہ اگر مجھے صرف فکشن لکھنے کے لیے پیسے مل جائیں تو میں اور کوئی کام نہ کروں, صرف لکھوں بیٹھ کے. تو آج کل تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو مختلف طرح کی آپ چیزیں لکھنے کی ٹریننگ آپ ہوتی ہے, تو آپ جب سوئچ کرتے ہیں تو آپ, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اگر ٹرینڈ میوزیشین ہیں تو آپ اگر آپ غزل گا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو شفٹ کر کے ٹھمری گانے کے لیے کہے, تو اگر آپ ٹرینڈ ہیں تو آپ کر لیں گے, اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہیں تو آپ نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ کہ جو زمین ہے نا وہ ایک ہے. اب زمین پہ بہار آ رہی, خزاں آ رہی ہے, وہ سب ماحول, اگر زمین ایک صحیح ہے تو وہاں وہ موسم جھیل لے گی. اچھا, تو اب یہ بتائیں, ابھی آپ نے منکشف ہوئی ہے یہ بات ہم پر کہ ابھی آپ لکھ رہے ہیں, اور تو فکشن کیا معاملہ چل رہا ہے, وہ کیسا ہے, کیا ہے وہ؟ میں جب لندن میں تھا تو میں نے ایک شارٹ سٹوری لکھی تھی. اچھا. انگریزی میں, اور جب وہ میں نے لکھی اور اپنے وہاں دوستوں نے پڑھی اور مختلف لوگوں نے رائے دی اس پہ, تو ان کو بہت پسند آئی. اور میں لکھ تو بہت پہلے سے رہا تھا, لیکن یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اس کو تھوڑا پراپر لکھا. اور تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو آپ ایکسپینڈ کریں, اس کو تو آپ کو مزید لکھنا چاہیے. تو ختم نہیں ہوئی یہاں پہ. تو پھر میں اس پہ کام کرتا رہا اور میں کوئی 40-50 ہزار ورڈز لکھ چکا ہوں اس فکشن کے, اور ابھی تک نامکمل ہے, چونکہ میں جرنلسٹک رائٹنگ اتنی زیادہ کرتا ہوں کہ میں وہ اس کو مجھے ٹائم نہیں ملتا کرنے کا. اچھا, یہ بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ وہ چل جاری ہے, لیکن یہ بڑا مسئلہ, اور یہ میرا ذاتی تجربہ کہ جب آپ صحافت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جب نیوز انڈسٹری میں ہوتے ہیں بالخصوص, تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے اپنا لکھنا, اگر آپ شاعر ہیں یا پھر اگر آپ فکشن لکھ رہے ہیں, کیونکہ نیوز کی کہتے ہیں کہ جو انڈسٹری وہ جذب کر رہی ہوتی ہے انسان کو. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, لیکن جب آپ نیوز اگر لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کی کریٹیوٹی تو استعمال ہو رہی ہے, صرف ایک سلگ میں آپ کی کریٹیوٹی استعمال ہو رہی ہے. ایسیو ٹائٹلز اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی محنت لگ رہی ہے آپ کی, تو اس کے بعد اپنے کام پہ فوکسڈ ہونا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں بڑا احترام کرتا ہوں ان صحافیوں کا تو صحافت کے دوران اپنی مجموعہ کلام بھی لے کے آ جاتے ہیں اور ناولس بھی آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بہت بہت مشکل کام ہے. تو ایک ساتھ چلانا, ایک آپ ظاہر جیسے کہ آپ ایک رائٹر بھی ہیں, ایک جرنلسٹ بھی ہیں, ان دونوں چیزوں کو ساتھ چلانا جو کہ لگتا ہے بظاہر کہ بہت مختلف ہیں, بہت ایک ہیں, لیکن یہ اگرچہ یہ بہت مختلف پیرائیں دونوں, صحافت اور فکشن, تو ان دونوں کو ساتھ کیسے چلاتے ہیں آپ؟ دیکھیں, افتخار عارف صاحب نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا اسلام آباد میں کہ اگر آپ کو کریٹو رائٹنگ کرنی ہے تو سب سے بہتر کام ہے آپ بینک میں نوکری کر لیں. جس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے جس میں آپ کی آلریڈی ساری آپ کی صلاحیتیں
लिखने में और पढ़ने में सर्फ हो जाएंगी, तो आपके पास वो तहरीक नहीं होगी, बैंक वो में इंस्पिरेशन नौकरी नहीं करने होगी। से मुझे इसी ये उनकी बात की आप अपनी बात फातिमा जारी। जी, जी बिल्कुल, आपने यूसुफी दिल की साहब, बात कह दी, दिल की बात कह दी जी, आपने। यूसुफी साहब या हाँ बहुत से ऐसे हमारे क्रिएटिव राइटर्स हैं जो कुछ नहीं करते, तो जी, वो भी ठीक वो कमाल करते हैं वो। ठीक। है। हाँ, अच्छा देखें शमील भाई, जो अब आज की सूरत हाल है, अब मैं दोनों हवाले से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हवाले से भी और आलमी सतह पर भी। जो सहाफ़ियों की सूरत हाल है वो बहुत दिन ब दिन घुटन होती जा रही है वहाँ पर। पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ पर ना सिर्फ सैलरीज़ के मसाइल हैं बल्कि जान की धमकियों के मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो आज का सहाफ़ी है, ज़ाहिर है कि आपको एक दहाई से ज़ायद हो चुका है इस फ़ील्ड में। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक नया नए बिल्कुल एक कोपल खिल फूटने वाली है, वो नए लोग जो आने वाले हैं। तो वो सहाफ़त करें, सहाफ़त को एक शोबा समझें या फिर एक ज़रिया मौश समझें, वो क्या करें? वो एक क्योंकि बहुत हिजानी कैफ़ियत है एक नए आने वाले सहाफ़ी के लिए। क्योंकि आपने इब्तिदाई में भी कहा कि दो लोगों की मामला है, वो कंज़्यूमर का और प्रोड्यूसर का। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या सहाफ़त को हम पनप रही है या फिर हम किताब बंद करके रख दें और जो बस आ रही स्टोरी वो चल-चलाओ काम चलता रहे? देखें, जो अभी जो ज़ाफ़त में आते हैं लोग, उनको तो हुँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप ये बहुत बहुत ही एक मोहतरम जी, जी। शोबा है। जी, जी। और ठीक है, शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन अगर हुँ, आप पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, लिटरेचर सही। पढ़ेंगे, नॉन फिक्शन भी पढ़ेंगे, फिक्शन भी पढ़ेंगे, हुँ, तो उससे जितना आपका कैनवस बड़ा होगा, हुँ, उसमें आपको फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा आगे तक, चूँकि इब्लाग है मामला, जी, और आपका इब्लाग बोलने में, लिखने में, अगर आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, अल्फाज का हाँ, ज़ख़ीरा नहीं होगा, वोकैबुलरी नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी तरबियत करते रहेंगे, सही। तो आप इसमें आगे बढ़ जाएँगे। दूसरा रास्ता ये है कि आप जो है अ, वो काम करें, जैसे बहुत सारे लोगों को जो है वो रातों रात एंकर्स और जी। बहुत बड़ा साफी बना दिया गया है पाकिस्तान में। तो वो ठीक है, वाला लेकिन काम वो इनकी वाला लाइफ, उस वाले काम की मैं वज़ाहत लेकिन चाहता हूँ इनका थोड़ी-सी। लेकिन इनका कोई इनका ये फुटनोट्स भी नहीं होंगे हिस्ट्री में, इसलिए कि इनका जी। कोई बहुत कोई कंट्रीब्यूशन तो है हुँ, नहीं किसी से। जी। आज अगर आप बात कर रहे हैं, तो 25 साल बाद तो इनको कोई, इनमें से आप 2-4 लोग ही शायद आप जानते 25 होंगे साल भी इनको। ज़्यादा है वैसे आप कह रहे हैं, सही बात है। मैं मिसाल है। जी, हाँ। तो लेकिन आपको कुछ और करना चाहिए। मैं जो बात ये कह रहा था फिक्शन की, जी, वो जो मैं लिख रहा हूँ, हुँ, उसमें बात ये होती है कि आपको थोड़ा सा मंडेन से निकल के आपको जो है वो वक्त लगा के जो सही। है वो काम करना होता है। उसमें जो खैर मैं जो लिख रहा हूँ उसमें हुँ, रिसर्च भी बहुत है, उसमें वो अच्छा, तारीख भी है और मजहब भी है, और हाँ। अच्छा उसको उसको मेरा तो ना अब उसको पढ़ना मामला भी ये है उसको मेरा। पढ़ना भी पड़ता है चीजें। जी, लेकिन मैं चूंकि दफ्तरी काम मेरा जो है वो हफ्ते के 7 दिन होता है, हाँ, और वाकई 7 दिन होता है, अच्छा। और कभी कभी मैं 21 दिन लगातार काम करता हूँ बगैर छुट्टी ओहो! के। तो वो काफी इतनी एग्जॉस्टिंग हो जाती है कि जो है वो हुँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी करता रहता हूँ, क्योंकि सही। असल काम है वो वही है। बाकी है हुँ, कि ये तो साथ साथ तो चलता ही जी। रहती अच्छा चीजें। मेरा तजस्सुस बहुत बढ़ रहा है, जिस तरह आपने टुकड़ों-टुकड़ों में तज़किरा किया ना अपनी फ़िक्शन का, अपनी किताब का, मज़हब भी है। तो ये कुछ बताएँ इस मुतालिक कि क्या चीज़ है जो आने वाली है और कब तक मुतवक्किल है? नहीं, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता कि कब मैं जब मुकम्मल कर लूंगा, मैं जी, मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है। जी। और यानी मेरा ख्याल है कि हुँ, अ, खासी हद तक वो तकमील के मराहिल में है, लेकिन हुँ, अभी मुकम्मल नहीं हुई है, चूंकि मैं ये उसकी कोई आपको डेडलाइन नहीं दे सकता। सही। और दूसरी बात यह है कि उसकी स्टोरी क्या है, वो हुँ, एक बड़ा मुश्किल है उसको समझाना, अच्छा। और खास तौर समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। लेकिन बेसिकली वो हुँ, एक टेपेस्ट्री है। मैं अच्छा। कुछ मॉडर्न नैरेटिव में काम कर रहा हुँ, हूँ, और उस तरह का नॉवल या उस तरह फिक्शन नहीं है जो कि मतलब अगर आप आम तौर पे जो आजकल सही। जी, आप अब बहुत से तजुर्बात हो रहे हैं जी, फिक्शन में, आपके जापानीज फिक्शन में भी और जी, यूरोपियन जी। फिक्शन में भी और लैटिन अमेरिकन फिक्शन में भी, हुँ, अमेरिकन फिक्शन, तो नैरेटिव चेंज हो चुकी हैं चीजें, बहुत शायरी भी हुँ, इस्तेमाल होती है, कहीं आपका नैरेटिव जो है वो हुँ, अ, जो आपका सिनेमा के स्क्रीन प्ले से मुतासिर होता है। अब सही, वो बहुत सारी चीजें, एक टेपेस्ट्री है जिसको मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही। तो जो एक वक्त नहीं, आएगा तो आपके साथ नहीं दोबारा इंशाल्लाह कभी बात करेंगे, जी, जी, बिल्कुल मैं उस पे अलग से ज़रूर करेंगे। हाँ, बिल्कुल ये तय हो गया एक हमारा बार मामला कि उसकी जो लॉन्चिंग से पहले हमारी साथ आपका मामला होगा, ये आज तय हो चुका।
اچھا شمیل بھائی یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ کو 1 دہائی سے زائد ہو چکا ہے صرف صحافت میں، اور ابھی بھی یہ کام جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم تو چاہیں گے کہ 18 مزید سال کام ہو. جی 18 برس ہو گئے مجھے. 2 دہائی ہو گئی قریب، او ہو. تو ہم تو چاہیں گے کہ کام جاری رہے. خاصی عمر ہے میری، اتنی عمر کم نہیں ہے شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو. کافی بزرگ آدمی ہوں. دیکھیں کام سے انسان کی عمر پہچانی جاتی ہے، صرف نمبر سے تو نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام میں بزرگ ہو گیا ہوں، لیکن لوگ جو ہے کام وہ کے حوالے سے، ہاں کام کے حوالے سے بات کی جائے تو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری نیوز ہیں، بہت ساری سٹوریز آپ نے کی ہیں، بہت ساری تحریر ہیں، اس کی بنا پہ دیکھا جائے تو واقعی آپ بہت بزرگ آدمی ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے. باقی نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، ظاہر ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں انہیں آپ کچھ بتائیں، کچھ سیکھ دیں کہ صحافت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ پاکستان میں صحافت کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستانی لوگ جو انٹرنیشنل میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب یہ گزشتہ کچھ قریب 1 دہائی سے یہ معاملہ بہت عام ہو چکا ہے، کیونکہ وائس آف امریکہ ہو، BBC اردو ہو، یا DW نیوز کا اردو ڈیسک کو پیج ہو، تو یہ اردو کی طرف آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو پاکستانی قارئین ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ بہت حد تک متوجہ ہو رہے ہیں. یعنی کیوں صحیح کہیے کہ BBC اردو کی نیوز کو، یا DW نیوز کی جو اسٹوری ہے اس کو عام جو پاکستان کا بول کی یا ایکسپریس کی اسٹوری سے اس سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے. تو ایک بہت بڑا گراؤنڈ بن رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ آنے والے اوقات میں نئے لوگ بھی یہاں پر آئیں گے، تو ان کو کچھ مشورہ دیجیے، اور تاکہ وہ ابھی سے اپنے اندر، اور بلکہ مجھے بھی کچھ مشورے دیجیے تاکہ وہ ابھی سے اپنی زندگی میں وہ چیزیں شامل کریں، کچھ کتابیں پڑھیں، یا کیا کرنا چاہیے ان کو. دیکھیں اب تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ گلوبل ہونا چاہیے. اچھا. اس لیے آپ کو بہت ساری چیزیں، جب میں اپنے تجربے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں پاکستان میں تھا اور صحافت کرتا تھا یا کام کرتا تھا، آپ چیزوں کو بہت لوکلی دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ وہاں ہوتے ہیں، اور اچھا ہے آپ کو بالکل اس کی جو باتیں ایک فورن جرنلسٹ کو اس ملک کے بارے میں نہیں معلوم، وہ آپ کو اندر تک اس کی ان ڈیپتھ معلوم ہوتی ہیں چیزیں. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا پرسپیکٹیو جو ہے، ایک اینگل، آپ ایک لینس جو ہے، ایک کیمرہ آپ انٹرنیشنل بھی لگا لیں گے، اس طرح سے دیکھنا شروع کریں گے چیزوں کو، تو اس سے جو ہے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کام کریں گے، اپلائی کریں گے، تو آپ ان کو جو ہے، چونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں امپورٹنٹ بات ہے، آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ اس سٹوری کو ایک جاپانیز ریڈر کے لیے کیسے اپیلنگ بنائیں گے، آپ پشتون تحفظ موومنٹ کو کیسے آپ ایک انٹرنیشنل اس میں کلر میں پیش کریں گے اس اینگل میں. تو یہ کام آپ کو اس کی تربیت اگر آپ ابھی سے شروع کریں اور دیکھیں اور پڑھتے رہیں جو لوگ اس پہ انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں، گارڈین میں کیا لکھا جا رہا ہے، نیو یارک ٹائمز میں کیا لکھا جا رہا ہے، لوگ کس طرح سے لکھ رہے ہیں، کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. پھر کتابیں بہت پڑھیں، ہر طرح کی کتاب پڑھیں، فلمیں دیکھیں بہت ساری، مطلب آپ ہر طرح کی فلمیں انٹرنیشنل جو ہے وہ دیکھیں. مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں کراچی یونیورسٹی میں 96 میں تھا تو میں نے کافکا کو اور ملان کنڈیرا کو اور جان جنے، ساری یہ میں چیزیں انگریزی ادب کے علاوہ، یعنی شیکسپیئر اور شیلی کے علاوہ بھی، اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ساری جو ایکومولیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کا ایک گلوبل انٹرنیشنل پرسپیکٹو بن رہا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. اور اگر وہ آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چیزوں کو، انٹرنیشنل میڈیا کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے چیزیں. انٹرنیشنل میڈیا کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو کہ اپنے ریجن کو بالکل ان ڈیپتھ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہو، اور اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہنر آتا ہو، اس کے پاس یہ ہنر ہو کہ وہ چیزوں کو ایک انٹرنیشنل پیرائے میں بھی بٹھا سکے. اچھا ابھی آپ نے فلموں کا ذکر کیا تو ویسے ہی میرے ذہن میں ایک سوال امڑ آیا کہ نیٹ فلکس پہ آج کل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نیٹ فلکس پہ سٹ کام بہت دیکھتا ہوں، اور لیکن یوزلی میں بگ بینگ تھیوری کا بڑا فین ہوں. اچھا. میں کوئی 15-20 مرتبہ دیکھ چکا ہوں اس کے 12 سیزنز. آج کل میں لیکن نیٹ فلکس پہ تو نہیں، لیکن ووڈی ایلن کی فلمیں میں نے بہت اس لاک ڈاؤن میں کوئی 15-20 فلمیں دیکھی ہیں ابھی، اور یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ میں کچھ کرائم تھرلرز وغیرہ بھی، میں ہر طرح، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں ہر طرح کی چیز دیکھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں. اچھا یہ بڑا مشکل کام، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں گووندا کی فلم سے میں بھی
आर्टिस्टिक पहलू उसके ढूंढने के लिए। हाँ, ये तो वाकई बड़ा मुश्किल काम है, ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो नहीं, ये आपने मुश्किल उठाया। काम नहीं है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा देखें, ये बड़ा आसान होता है जो लोग बड़े बड़े नाम ले देते हैं। जी, ठीक है, आप ब्रांडो का नाम लेते हैं और आप जो है वो अल पचिनो की बात, ठीक है, सब अपनी जगह, लेकिन आप के अंदर ये चीजों को परखने का तजस्सुस और आप देखें, आप जो क्रिटिक होना स्टेज चाहिए में सर। हाँ, आपको अगर आर्ट या फलसफा ढूंढना है तो आपको हर जगह मिल जाता है, चीजें अच्छी बनी हुई हैं हाँ, जगह ये जगह, बिल्कुल सही बात है, बड़े जबरदस्त नाम की बात है जरूरत नहीं है। ये, ये बिल्कुल जितने बहुत बड़े जबरदस्त शायरों के बात। नाम है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे मैं रावलपिंडी में और आपके पंजाब के देहातों कस्बों में जी, ऐसे ऐसे शायरों से मिल चुका हूँ, इतने खूबसूरत अच्छा, शेर वो कहते हैं। और ये बड़े छोटे नाम से कुछ नहीं होता, आपको मिल जाती हैं चीजें, आपको जी। मोती, अच्छा, आपको गौहर जो है इसमें शिमन भाई मिल कुछ जाता निगाह का भी कमाल होता है, कुछ समातों का भी कमाल होता है कि वो टटोल लेती हैं मतलब की चीजें। ये एक नाज़िर और कारी का भी मामला है इसमें, हर इंसान नहीं उस तरीके से है। परख सकता। आप ज़हन बंद ना रखें, कोई तासुब ना करें, तो आपको हाँ चीजें मिल नजर आ जाती हैं, जी, आप वहां से देख सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो जर्मन लिटरेचर के जितने बड़े लोग हैं, उसके अलावा जो है आपको कोई ऐसी चीज आपके रीजन में हमेशा आपको कमतर दिखाई दे। मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा, अगर आप तासुबात से हट जाएं, जी, एक ओपन माइंड के साथ आप चीजों को सही, देखें, तो मैं तो हर तरह की चीज देखता हूँ फिल्म में सही। और उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वो बुरी भी होती हैं, उसमें कुछ अच्छी भी होती, लेकिन जी, मतलब अब ये कि जी, आपको नजर रखनी चाहिए सब। जी। अब ज़ाहिर है कि आखिरी मराइल है और हमारे शो के, तो मैं चाहूँगा शिमला भाई, अब ज़ाहिर है कि अब शेर की आपने बात की, तो कोई अपना पसंदीदा शेर बता दें, तो उस पे फिर हम इख्तिताम करते हैं। मेरा पसंदीदा शेर है हाँ, किसी शायर का, किसी का भी, आपका भी ये हो सकता है, तराशना मुझे है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हाँ, वैसे एक बहुत ही शेर सुनाना मुश्किल बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको चलें, आपके चलिए कहने पे एक पहले शेर सुना जो देता हूँ। ज़हन में आ रहा है वो बता दें आप। चलें, मेरे जो जहन में, मजाज एक लखनवी शायर थे, जी, 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 कमाल 1955 में शायर थे। उनका इंतकाल हुआ। हुँ, और मेरे यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मी के ज़माने में मेरे बहुत ही फेवरेट रहे वो। जी, तो उनका एक शेर है जो कि उनकी ज़िंदगी पे भी जो है वो सादिक आता है, और अच्छा, बहुत एक एग्जिस्टेंशियल मामला है उसमें। और वो शेर कुछ यूं है कि इस महफिल कैफ़ो मस्ती में, इस हाँ, अच्छा, अंजुमने अच्छा। में, इस महफिल कैफ़ो मस्ती में। अच्छा, मुझे यहाँ पे भी बात है क्योंकि अभी डॉक्टर आसिफ फर्रुखी साहब का भी इंतकाल जी, हो जी, गया, जी, बड़ा दुख है उसका। बिल्कुल, तो बहुत शायद बड़े आदमी थे। मेरा कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ था ऐसा, तो ये शेर भी मुझे कुछ ऐसे याद आया इस हवाले से भी। इस महफिल कैफ मस्ती में, इस अंजुमन इरफानी में, जी, सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम आहा! पी भी गए, छलका भी। आए हाय! ये तो वाक़ई तमाम हो गया। ये गुफ्तगू तमाम हो गई और वाक़ई में बहुत खुशी हुई मुझे शमील भाई आपसे आधी मुलाकात करके, ज़ाहिर है कि हमने इस तरीके से सेटअप किया और इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो आने वाले औकात में भी हम चाहेंगे कि आपकी रहनुमाई हमारे साथ रहे और मदऊ किया जाए आपको। और बहुत मुझे वाक़ई बहुत हौसला मिला कि आपसे बात हुई। इंशाल्लाह फिर आने वाले औकात में देखते हैं क्या सबील बनती है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और सहाफ़त यूँ ही जारी रखिए बहुत और शुक्रिया। आने वाले लोगों को अब तक अपना इल्म पहुँचाते रहिए। कोई आखिरी बात अगर आप कहना चाहें? बस मैं लोगों से ही कहूंगा कि जो हुकूमत जिस तरह से पाकिस्तान की लोगों को उन्होंने उसके हाल पे छोड़ा हुआ है जी, कि अपनी हिफाजत खुद कर लें, तो मैं लोगों से सिर्फ ये कहूंगा कि आपको चाहिए कि ना सिर्फ ये कि आप अपना ख्याल करें, जो इस जी, वक्त जी, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, हम बात बिल्कुल। बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, 70,000 आप से लोग, ज़ायद हो गए पाकिस्तान में। और ये सिर्फ रिकॉर्डेड वो टेस्टिंग जी, है जो कि जी, टेस्टिंग जी, जी। नहीं हो रही। अपना ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए, अपने लिए, अपने अहल हुँ, खाना के लिए, और हुकूमत को भी आप बार बार ये याद दिलाते रहें कि ये रियासत के काम है करने के, और रियासत को हुँ। करने चाहिए। ये आम आदमी का काम नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को, चूंकि टैक्स जब आम आदमी देता है तो ये रियासत की हाँ, जिम्मेदारी है कि वो उसकी हिफाजत करे। बिल्कुल। ये मैसेज देना चाहता हूँ। अब चूंकि मेरा ख्याल है कि हुकूमत कुछ कर नहीं रही, ना करने जाएगी, सही कह रहे हैं आप। नहीं, लेकिन बल्कि लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल वो सही कहा आपने, क्या कह सकते हैं बहरहाल, हम बस यही कह सकते हैं कि अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के आप साथ फिर आपके साथ मौजूद होते हैं बातचीत में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने दोस्तों तक पहुँचाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अता उर रहमान खान को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।